राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। राहुल जी का एक बड़ा पक्का रिकॉर्ड है कि राहुल जी जब भी पब्लिकली मुंह खोलेंगे, जब भी कुछ बोलेंगे, कोई वक्तव्य देंगे, कोई भाषण देंगे, कहीं पर भी पब्लिक अपीयरेंस उनकी होगी तो और कुछ हो चाहे न हो, एंटरटेनमेंट फुल होगा। एंटरटेनमेंट में कमी नहीं आने देता लड़का भाई, ये तो मानना पड़ेगा आपको। और हिंदुस्तान का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है ना, जो खुश रहने की जो हमारी जो ईश्वर ने जो हमको ये नियामत दी है, उसमें राहुल जी का बहुत बड़ा रोल है। इस देश को हंसाते गुदगुदाते रहने की जो अद्भुत कला गांधी परिवार में है, उसका कोई जोड़ नहीं है। अभी पीछे जैसे गैंडोस चल पड़ा था, अभी गैंडोस चल ही रहा था, तब तक राहुल जी ने एक नया शगुफा छेड़ दिया कि तपस्या करने से शरीर की में गर्मी पैदा होती है। मुझे लगता है कि 2-2 महीने जो ये तपस्या करने जाते हैं बैंकॉक, वो गर्मी पैदा करके फिर गर्मी शांत करने ही जाते होंगे। गर्मी पैदा होगी तो फिर गर्मी शांत भी होनी चाहिए। तो तपस्या गर्मी पैदा करने के लिए की जाती है, एक नया ज्ञान दिया और भारत देश अत्यधिक आभारी रहेगा राहुल जी के इस ज्ञान के लिए। इसी बीच उनकी बहन पिंकी जी भी आ गई हैं अब तो संसद में, वो भी बराबर एंटरटेनमेंट करेंगी। तो उन्होंने अपनी पहली मेडिन स्पीच में ही जो है एक फुल टू एंटरटेनमेंट कर दिया देश का। वो बोले जी हिमाचल का किसान रो रहा है, उसको दाम नहीं मिल रहे। इनफैक्ट वो अडानी को गाली दे रही थी, तो अडानी को गाली देते देते वो ये बोल बैठी कि हिमाचल का किसान रो रहा है और उसको दाम नहीं मिल रहे। अब इस पे भी बहुत लिहाड़ी ली जा रही है कि साहब वो तैयारी करती नहीं उनको। अच्छा, वहीं लोगों ने तुरंत सामने जो ट्रेजरी बेंच पे जो लोग बैठे थे, भाजपा के जो सदस्य थे या एनडीए के, उन्होंने तुरंत याद दिलाया, रहे मैडम हिमाचल में तो आपकी अपनी सरकार है। तो मुझे लगा कि मैंने कहा यार ये लोग वाकई, भाई आप संसद में बोल रहे हो, आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आप कांग्रेस की इतनी बड़ी नेत्री हैं, आप लोग यू एस्पायर टू बी द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर आपको कहा जाता है, तो कुछ तो तैयारी करके आया करो यार। वैसे आमतौर पे लोग कहते हैं कि साहब इनके भाषण तो लिखित होते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में कोई इतना बड़ा डफर बैठा होगा जो ऐसा भाषण उनको लिख देगा। ये डफर हो सकते हैं, पर इनका जो टीम होती है, जो बेचारा 25,000 30,000 की नौकरी भी करता है ना, इनके ऑफिस में जो क्लर्क होगा, वो इनसे बेटर होता है और वो ऐसी ब्लंडर नहीं कर सकता कि अपनी ही सरकार को गाली देने लगेगा, कोसने लगेगा। खैर, ये प्रकरण से मुझे एक बात याद आई, मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूं। हिमाचल का किसान रो रहा है, ये उन्होंने एक वक्तव्य दिया। तो मैंने अपनी आंख से फील किया है, रहा हूं मैं हिमाचल के किसानों के साथ 5 साल रहा हूं, 5 years, और दिन रात रहा हूं, उनके घरों में रहा हूं। तो मैं आपको अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताता हूं कि हिमाचल के किसान क्या सोचते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, वो कितने नाखुश हैं, कितने खुश हैं। तो सबसे पहले तो ये जो अडानी को जो दोष देती है, अडानी का सिर्फ एक वेयरहाउस है या 2 है शायद, मतलब गोदाम, वो है सिर्फ और सिर्फ शिमला से थोड़ी सी ऊपर जब आप जाते हैं
तो हिमाचल का जो बेस्ट सेब पैदा होता है एप्पल ना, वो हिमाचल से शिमला से ऊपर वाली बेल्ट में होता है, वो जो कुफरी जिसको बोलते हैं। तो वहां पे अडानी ने करीब 50 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में या शिमला से ऊपर वाली बेल्ट में कुछ किसानों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप हमें अपनी फसल बेचेंगे, और उसमें भी ग्रेडिंग होती है, और उसकी जो टॉप ग्रेड जो एक्सपोर्ट क्वालिटी फसल होती है उसको अडानी खरीदता है, और वो बड़े ऊंचे दामों पर विदेश में इधर उधर बिकती है। अब ये आरोप लगाते हैं, झूठे आरोप, कि हिमाचल का किसान रो रहा है। सच्चाई ये है कि जब से अडानी ने अपने वेयर हाउसेस हिमाचल में खोले हैं, उसकी देखा देखी बहुत सारे वेयर हाउसेस और ऐसे गोदाम और ऐसे खुल गए हैं हिमाचल में, और उससे हिमाचल की एप्पल की जो खेती है उस पर एक बूम आया हुआ है इस समय। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनके साथ मैं पिछले 5 साल से रह रहा हूं, वो बताते हैं कि आज से 5 साल पहले हिमाचल का जो टॉप ग्रेड टॉप क्वालिटी का सेब है ना, जो सबसे अच्छा, वो 30-40-50 रुपए किलो बिकता था। आज वो सेब उस क्वालिटी का 80 रुपए से लेकर 150 रुपए किलो बिकता है। जी हां, सेब के रेट में इतना ही फ्लक्चुएशन होता है। अब आप कहेंगे जी जो सेब वहां पे 150 रुपए किलो बिक रहा है शिमले में उस वेयर हाउस में, किसान के खेत से जो 150 रुपए किलो सेब खरीदा जाएगा या 120 रुपए किलो खरीदा जाएगा, फिर वो बाजार में आके क्या भाव बिकेगा? जी हां, फिर वो 400-500 रुपए किलो ही बिकता है या पूरा एक्सपोर्ट हो जाता है। तो मैं आपको 2 बातें बताता हूं। पहला, सेब के रेट कैसे फ्लक्चुएट करते हैं। एक तो सेब की जो ग्रेडिंग होती है ना, उसमें ग्रेड 1 से लेके आई थिंक ग्रेड 16 तक जाता होगा। ग्रेड 16 किस्म का सेब निकलता है एक बाग से। शेप, साइज, कलर और प्लकिंग का टाइम, किस टाइम आप फसल तोड़ रहे हो। अगेती फसल है, अभी बाकी फसल तैयार नहीं हुई, थोड़ा सा कच्चा ही तोड़ लिया, निश्चित रूप से दाम बहुत ज्यादा मिलता है। जो फसल शुरू में 120, 130, 140 रुपए किलो बिकती है किसान की, वही सेम सेब 20-25 दिन बाद 80 रुपए किलो आ जाता है। इतना अंतर होता है दाम में, और ये सारा मंडी डिसाइड करती है, कोई एक व्यक्ति डिसाइड नहीं कर सकता। डिपेंड इस बात पे करता है कि पूरे इलाके में फसल कैसी है और आमद कितनी है मंडी में। भाई आज मंडी में सिर्फ 10 ट्रक माल आया, निश्चित रूप से महंगा बिकेगा। आज मंडी में 1000 ट्रक माल आया, निश्चित रूप से भाव गिर जाएंगे। इसको बच्चा भी समझता है। शायद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी न समझते हो, पर एक अदना सा बच्चा भी इस बात को समझता है। ये मंडी में माल की कितनी आवक है उसके हिसाब से रेट मिलता है। उसी तरह सेब का कलर कैसा है, एकदम सुर्ख लाल है, पूरा का पूरा सेब अगर लाल है, साइज बड़ा है, बेडौल नहीं है, सुंदर शेप अच्छी है, तो साइज, शेप, कलर। बहुत लाल सेब है पर इतना सा है, एक है वो इतना बड़ा है, 1 किलो में 4 ही सेब चढ़े, 3 सेब चढ़े, बड़े बड़े सेब। उसमें भी अगर उसकी शेप गोलाई वाली है, सुर्ख लाल कलर है पूरे सेब का, वो ए ग्रेड माना जाएगा। वही टेढ़ा मेढ़ा है, उसमें हल्का सा दाग है, वो शायद 5वें, 6ठे, 8वें ग्रेड पे पहुंच जाएगा। इस तरीके से सेब की ग्रेडिंग होती है। अब तो वहां पे बड़े किसानों ने और बड़ी मंडियों में ग्रेडर लग गए हैं,
अपने आप वो सेब की ग्रेडिंग करके साइज के हिसाब से वो सेब को अलग 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 छांट देते हैं। अब देखिए, मान लीजिए लाल सेब है पर उसका साइज छोटा है, तो कलर में वो बेशक बहुत अच्छा सेब है, पर चूंकि साइज छोटा है इसलिए वो छठी सातवीं ग्रेड का हो गया। अब उसी में थोड़ा सा लाल है, बाकी हरा है, 20% लाल है, 80% हरा है। अब वो उसकी कलर की ग्रेडिंग में वो पिट गया। तो ये सारी चीजें निर्धारित करती हैं सेब का दाम क्या मिलेगा। जो एक्सपोर्ट क्वालिटी ए ग्रेड सेब है वो क्रॉप की शुरुआत में, अगर बम्पर क्रॉप है तो खूब बढ़िया, चारों तरफ सेब ही सेब लगा हुआ है, तो भी 120, 30, 40 रुपए से शुरू होता है। और ये प्लकिंग जो शुरू हो जाती है अगस्त के लास्ट में, सितंबर के फर्स्ट वीक में, कुछ लोग जुलाई में भी तोड़ लेते होंगे, वैसे मैंने तो नहीं देखा जुलाई में तोड़ता, बट डिपेंड्स। जैसे नीचे थोड़ा जल्दी पक जाता है। एक बार हम लोग इधर मनाली में गए थे, तो जहां हम रहते हैं वो थोड़ा सा लोअर एल्टीट्यूड है, तो वहां का सेब जल्दी तैयार था। हम ऊपर गए तो मैंने कहा यार आपका सेब तो अभी, हमने एक सेब तोड़ के खाया, मैंने मगल मालिक से खुद ही हमें ऑफर किया, मैंने कहा आपका तो अभी एकदम कच्चा है, वहां तो नीचे हमारे पक गया है सेब। कहते जी आपके यहाँ गर्मी है, हम ऊंचे इलाके में बैठे हैं, हमारा देरी से तैयार होता है, लगभग 20-25 दिन देरी से तैयार होगा। ये सारे भी फैक्टर्स होते हैं। तो जो अर्ली क्रॉप ए ग्रेड सेब 140-50 रुपए किलो, और जैसे जैसे उसकी ग्रेडिंग कम होती जाएगी वो सस्ता होता चला जाएगा, और 10, 20, 30 रुपए किलो भी बिकता है बढ़िया सेब। आप मनाली की या कुल्लू की या शिमले की मंडी में चले जाइए, आपको 10 से 15 रुपए किलो में भी अच्छा सेब मिल जाएगा, और उससे भी एक नीचे की क्वालिटी होती है। अच्छा, उसमें भी दो, आप किसान से बात करिए, तो एक डेयरी अलग रखी थी, तो मैंने पूछा ये क्या है, बोला वो गिरान है। मैंने कहा ये क्या है, बोला ये तुड़ान है। मतलब इसको हम, इस वाले सेब को हम पेड़ से तोड़ के लाए हैं, और ये जो गिरान है ये अपने आप टूट के गिरा हुआ था, टूट के अपने आप गिर गया। पर चूंकि नीचे ग्रास होती है, काफी लंबी लंबी घास होती है, उसको चोट नहीं लगती, वो होता वो भी फ्रेश है, पर वो गिरान है वो सस्ता बिकता है। अब उसमें मान लीजिए हल्का सा दाग लग गया, जिसको कि आप खरीदेंगे रिजेक्ट कर देंगे, वो बोरियों में भर के जाता है। और प्लेन्स में जितना भी सेब का जूस बेचने वाले होते हैं ना, वो सेब बोरियों में भर के आता है, और वो 10 रुपए किलो से भी नीचे मिल जाता है। उसमें भी ग्रेडिंग होती है, गिरान में भी। गिरान भी ABCDEF कई ग्रेड की होती है, तुड़ान की तो बात ही छोड़ दो। तो भैया कहने का मतलब है एक पेड़ से 16 किस्म का सेब निकलता है, और 16 का रेट अलग अलग होता है, और 150 रुपए किलो से लेके 10 रुपए किलो तक का सेब निकलता है। और जब से अडानी जी आए हैं, और जब से ये कॉर्पोरेट कल्चर खेती में आया है, उसने क्या क्या फायदे दिए हैं मैं आपको बताऊंगा। ये जो अडानी को गाली देने का जो एक कल्चर पैदा हुआ है ना, अडानी के आने से हिमाचल के किसान को कितना जबरदस्त फायदा हुआ है मैं आपको बताता हूं। अडानी आया, उसने 100 किलोमीटर के एरिया के किसानों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर ली। तो उसने बोला कि भैया अब आपको मेरे हिसाब से, मेरे स्टैंडर्ड का सेब पैदा करना है, क्योंकि मैंने आपका सेब उठा के मिडिल ईस्ट, दुबई और सऊदी अरेबिया और यूके, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा बेचना है। तो आप इस तरीके से खेती करिए, इस तरीके से अपनी फसल को उगाइए, बचाइए,
उसको ऐसे प्रोड्यूस कीजिए, उसमें ऐसे कलर आएगा, ऐसे बढ़िया शेप बनेगी, ऐसे आपका कम से कम नुकसान होगा। पेड़ की ये आपको केयर करनी है। तो एक बार आज से करीब 6-7 साल पहले मैं और मेरी पत्नी हम लोग गए थे जंजैहली। ये सुंदरनगर से साइड में मंडी जिले में एक बहुत खूबसूरत गांव है, बहुत खूबसूरत इलाका, एकदम अनटच ब्यूटी, गुलमर्ग का बाप है। अगर आप जंजैहली चले जाएंगे आप गुलमर्ग भूल जाएंगे, इतना खूबसूरत इलाका और एकदम वर्जिन अनटच। जून के महीने में भी 10 फैमिलीज नहीं होती जंजैहली में, जबकि टूरिस्ट एक्टिविटी है। जंजैहली में 10-12 होटल्स हैं और 25-30 पीजीज हैं, इसके बावजूद खाली रहता है मई जून में, जबकि मनाली में 10-10 किलोमीटर लंबे जाम होते हैं। तो उस जंजैहली गांव की मैं बात कर रहा हूं। तो हमने दूर से देखा, हम गए थे मई जून में, गर्मी की छुट्टियां थी, तो 1 महीना हम वहीं रहे थे। तो मैंने वहां के किसानों से पूछा कि मैंने कहा ये पेड़ों पे सफेद सफेद चाहिए इतने बड़े बड़े क्या है? पूरे इलाके में जहां भी सेब था वहां पे पेड़ को एक सफेद से कपड़े से ढक रखा था। तो उन्होंने कहा जी ये हेल नेट है। उन्होंने कहा हेल नेट क्या होती है भैया? कि जब फ्लावरिंग के टाइम पे जब ओला पड़ता है, ओला, तो उससे फ्लावर का बहुत नुकसान होता है, सेब के फूल का, तो फल कम हो जाएगा। तो ओले से फसल को बचाने के लिए पेड़ के ऊपर एक चद्दर सी उड़ा दी जाती है, उसको हेलनेट बोलते हैं। तो जिस साल हम वहां थे उस साल एक हमारे लोकल मित्र ने बताया कि यहां पे एक लोकल मंडी है सेब की, उसको बगस्यार्ड बोलते हैं। जब आप सुंदरनगर से जंजैहली जाते हैं तो रास्ते में एक बहुत अच्छा सा छोटा सा टाउन है बगस्यार्ड, तो वो सेब की बहुत बड़ी मंडी है। तो वो बता रहे थे जी कि इस छोटे से इलाके में, बहुत बड़ा इलाका नहीं है, छोटा सा इलाका है, 20-25-30 किलोमीटर के अंदर का इलाका है। कहते जी उस साल पहली बार जब यहां हेलनेट्स आए थे तो कहते जी यहां पे पहले साल 16 करोड़ की हेलनेट बिकी थी उस इलाके में, और अब वो हेलनेट का जो मार्केट है वहां पे 100 करोड़ से ऊपर का है। वहां का किसान 100 करोड़ की हेलनेट अपने पौधे पे लगा रहा है। इसका मतलब वैज्ञानिक कृषि होगी नहीं है। उसके बाद पशु पक्षियों से, प्राकृतिक आपदाओं से पेड़ को बचाने के लिए जो उपाय किए जाते हैं। उसी तरह मैं अभी बता रहा हूं, जब ये सेब साब जब खत्म हो जाता है तो मनाली में वो एक जापानी फल होता है इतना बड़ा बड़ा, टमाटर को बड़ा कर दो और पीला कर दो, बहुत मीठा फल होता है, उसको वहां पे लोकल जापानी फल कहते हैं, इंग्लिश में पता नहीं क्या नाम है, एक बार सर्च किया था फिर मैं भूल गया, उसको जापानी फल बोलते हैं। तो जापानी फल को वहां के पक्षी बहुत खाते हैं, तो जापानी फल को बचाने के लिए भी इसी तरह पेड़ को कपड़े से ढक दिया जाता है। ये सारी की सारी ये इनोवेशन या ये सारी की सारी टेक्निकल जानकारी अडानी की वजह से उस इलाके में आई है। अडानी ने वहां के लोगों को उन्नत कृषि करना सिखाया। एक मैं आपको बताता हूं, मैं सबसे पहले आज से 30 साल पहले जब मनाली गया था तो उन दिनों मनाली का सेब बड़ा घटिया क्वालिटी का सी ग्रेड सेब होता था, क्योंकि मनाली के सेब में लाली नहीं होती थी, पीला पीला सा, हरा हरा सा, अजीब सा होता था 30 साल पहले। तो मैंने एक मित्र से ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा ये क्या चक्कर है यार कि ये पहले तो मनाली का सेब बहुत घटिया सा होता था, अब इतना शानदार सेब कैसे मिल गया? बोले हाँ वहां से दिए। बोले जी अब तो पूरे सेब की हमने ग्राफ्टिंग करा ली। मैंने कहा क्या मतलब? कहते इंटरनेशनल वैरायटी के ग्राफ्ट आ गए हैं और पूरे एक्सपर्ट्स आते हैं ग्राफ्टिंग के, अपने साथ ग्राफ्ट लेके आते हैं। जो ये हमारा जो उन्होंने पेड़ दिखाया, उन्होंने अपने एक पेड़ की ग्राफ्टिंग कराई थी, वो दिखाई मुझे, ये देखिए ये हमारा सेब था, इसमें पीले सेब लगते थे और बहुत ज्यादा जूसी भी नहीं थे, बहुत टेस्टी भी नहीं थे। फिर हमने 10,000 रुपए एक पेड़ पे खर्चा करके इसकी सारी पुरानी टहनियां काट दी, सिर्फ मेन टहनियां और तने छोड़े, फिर उस पे एक नई वैरायटी के सेब की ग्राफ्टिंग करा दी। इस साल तो ये फल नहीं देगा, अगले साल थोड़ा सा फल देगा, तीसरे साल पूरा फल देगा, पर जो सेब हमारा पहले 10-15 रुपए किलो बिकता था अब 100 रुपए किलो बिकेगा।
क्यों? क्योंकि अब इस पेड़ पे जो फसल होगी वो एकदम सुर्ख लाल होगी और लाल सेब के पैसे मिलते हैं। तो ये है उन्नत कृषि, और इस उन्नत कृषि के लिए चाहिए भैया पैसा। अब अगर किसी किसान के पास 500 पेड़ हैं और उसको हर पेड़ पे 10,000 रुपए खर्च करने हैं, तो लाखों रुपए कहां से लाएगा? वो बेचारा नहीं ला सकता। तो ऐसे में जब अडानी जैसे लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने आते हैं, तो वो किसान से फिर 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि ठीक है, मैं आपके पूरे बाग का जो है क्राफ्टिंग करा दूंगा, आप आइए मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। तो यहां पे अडानी जैसे लोग एक क्षेत्र का कायाकल्प कर देते हैं। और मैंने अपनी आंख से देखा है, हिमाचल के सेब के किसानों का कायाकल्प होते हैं। और बताता हूं इसमें और क्या नई चीजें आती हैं। आपको सबको पता है मौसम बदल रहा है। जहां पहले बहुत बर्फ पड़ा करती थी, अब वहां गर्मी हो गई। अब तो मनाली में भी एसी चलने लगे हैं। तो जो लोअर रीचेस हैं भैया, वहां अब सेब नहीं हो रहा। क्यों? जहां बर्फ पड़, क्योंकि सेब के पौधे को मिनिमम 40 आवर्स या ऐसे 50 आवर्स कुछ चिलिंग चाहिए होती है। मतलब सेब के पूरे पेड़ के ऊपर बर्फ पड़ जाए। अब अगर जिस साल स्नोफॉल नहीं होगा उस साल पेड़ की चिलिंग नहीं होगी, इस साल फसल नहीं होगी। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स, चिलिंग ऑफ द प्लांट। कहते हैं जी पहले बहुत अच्छी फसल होती थी, आज से 20 साल पहले इस इलाके में, अब नहीं होती। क्यों? यहां गर्मी हो गई, तो सेब की फसल ऊपर चली गई, मतलब हायर रीचेस में चली गई। तो अब तो विज्ञान ने लोअर रीचेस के लिए नए पौधे तैयार कर लिए। विज्ञान का मतलब क्या है? आपको मालूम है पंजाब में जहां 40-42 डिग्री गर्मी होती है, वहां पे भी सेब की खेती हो रही है। नए ऐसे गर्मी बर्दाश्त करने वाले पौधे विज्ञान ने विकसित कर लिए। तो विज्ञान ने लोअर रीचेस के लिए नए नए ब्रीड्स ऑफ एप्पल तैयार कर लिए, पर वो महंगे आते हैं। एक पौधा 1,000 रुपए का आएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रयोगशाला में तैयार किया गया पौधा है, कहीं से इंपोर्ट किया हुआ पौधा है। अब आपको अगर 5 बीघे में इतना महंगा पौधा लगाना है, उसके लिए पैसे चाहिए। वहां पे अडानी जैसे लोग काम आते हैं किसान के। और चलो भाई यहां सेब नहीं होता, तब भैया यहां एप्रिकॉट कर लो, यहां चेरीज कर लो, यहां एवोकाडो कर लो, यहां वो जापानी फल लगा लो। अभी मैंने वहां पे हिमाचल में एक नए किस्म का फल खाया। मैंने कहा यार ये मैंने कहा ये क्या है? बोला खाओ। उन्होंने मुझे खिलाया। मैंने कहा इसमें आड़ू, पीचेस और आलू बुखारे दोनों का टेस्ट आ रहा है। कहता है यस, ये आड़ू के पेड़ पे आलू बुखारे का ग्राफ्ट करके आलू बुखारे और पीच को मिक्स करके एक नया फ्रूट बना दिया। विज्ञान। पर ऐसे वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए पैसे चाहिए, जो कि अडानी जैसे उद्योगपति जब किसी इलाके में काम करने आते हैं तो किसानों की इस प्रकार मदद करते हैं। इसलिए अच्छा, ये पप्पू एंड पप्पी जो हैं, इनको किसानों के हित से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है। इसलिए ये अडानी को गाली देते हैं। अगर आप सचमुच, अच्छा मैंने पूछा, जब ये यहां से नहीं है, बहुत पहले से दे रहे हैं अडानी को गाली। जब हिमाचल में इनकी सरकार नहीं थी तब से दे रहे हैं। इन सालों को आदत पड़ी हुई, इसलिए आज इनके मुंह से निकल गया। ये भूल गए कि वो 5 साल पहले देनी थी गाली, जब ठाकुर जयराम की सरकार थी। अब सुक्खू की सरकार है, अपनी कांग्रेस की सरकार है। तो जब ये 5 साल पहले भी अडानी को गाली देते थे तो मैंने पूछा, मैंने एक किसान से पूछा, मैंने कहा असलियत बताओ ये क्या चक्कर है? बोलो अरे सर क्या बात कर रहे हो, अडानी ने तो हमको राजा बना दिया। जो सेब हमारा 20, 30, 40 रुपए बिकता था, वो 80, 100, 120 और 150 रुपए बिकता है अडानी के कारण। इसलिए अडानी को गाली देना बंद करो। आप इस प्रकार की टुच्ची, घटिया, गंदी राजनीति करके हिंदुस्तान के किसानों का सत्यानाश कर रहे हो, उनका नुकसान कर रहे हो। जैसा आपने पंजाब के किसानों का किया। इस बार धान की फसल में आपने जो पंजाब के किसानों को लूटा है ना, नेताओं ने, आम आदमी पार्टी के एमएलए और सरकार ने और भगवंत मान ने और किसान यूनियंस ने, 20,000 करोड़ की लूट है सिर्फ धान में। मैं कई बार इस पे वीडियोस बना चुका हूं, मेरी पिछली वीडियोस कई लोगों ने सुनी होगी।
इसलिए किसान को लूटना बंद करो और देश को धोखा देना बंद करो। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। अगले फिर किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर से आते हैं। जय श्री राम।